वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको अपने मनपसंद की कोई स्टोरी या ऑडियो बुक सुनने का शौक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। डिफेगो जब अपने गाने का तीसरा छंद गा रहा था, उसके बीच में सिम्पसन ने कुछ असामान्य देखा। कुछ ऐसा जिसने उसके विचारों को दूर के दृश्यों की ओर तेजी से वापस खींच लिया। उस आदमी की आवाज में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये क्या है, बेचैनी ने उसे जकड़ लिया और उसने जल्दी से ऊपर देखा। लेकिन डिफेगो अभी भी गा रहा था, झाड़ियों में उसके चारों ओर झांक रहा था, मानो उसने कुछ सुना या देखा हो। उसकी आवाज धीमी हो गई, एकदम धीमी, और फिर पूरी तरह से बंद। उसी पल आश्चर्यजनक रूप से सतर्कता के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधा हो गया, हवा को सूंघते हुए, शिकार की गंध सूंघने वाले कुत्ते की तरह। उसने छोटी तेज सांसों में हवा को अपने नथुनों में खींचा, तेजी से सभी दिशाओं में घूमा और अंत में झील के किनारे पूरब की ओर इशारा किया। यह एक अप्रिय रूप से विचारों को झकझोर देने वाला और साथ ही विलक्षण रूप से नाटकीय प्रदर्शन था। इसे देखते हुए सिम्पसन का दिल भी बड़ी बेचैनी से धड़क उठा। हे भगवान, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। वो उसी पल उसके बगल में खड़ा होकर कंधे के ऊपर से अंधेरे के सागर में झांकते हुए चिल्लाया, क्या हुआ? तुम डर गए हो क्या? मुंह से निकलने से पहले ही वो समझ गया था कि ये बेवकूफी भरा सवाल है, क्योंकि कोई भी आदमी जिसके पास आंखें हों देख सकता था कि वो कनाडाई पूरी तरह से सफेद हो गया है। धूप की कालिमा और आग की चमक भी उसे छिपा नहीं सकती थी। सिम्पसन को लगा जैसे उसके घुटने थोड़े कांप रहे हों, कमजोर पड़ गए हों। क्या हुआ? क्या तुम्हें मूस की गंध आ रही है या कुछ अजीब, कुछ गड़बड़? उसने सहज भाव से अपनी आवाज धीमी कर ली। जंगल अपनी दीवार से उन्हें घेरे हुए था। पास के पेड़ों के तने आग की रोशनी में कांसे की तरह चमक रहे थे। उसके आर पार अंधेरा और जहां तक वो समझ सकता था मौत का सन्नाटा। उनके ठीक पीछे हवा के एक झोंके ने एक पत्ता उठाया, उसे देखा और फिर धीरे से उसे नीचे रख दिया, बिना बाकी के झुरमुट को परेशान किए। ऐसा लग रहा था मानो लाखों अदृश्य कारणों ने मिलकर उस एक प्रभाव दृश्य को जन्म दिया हो। आसपास की जिंदगियां जैसे हल्के से धड़क रही थीं। और फिर यह पल भी गुजर गया। डिफेगो अचानक मुड़ा। उसके चेहरे की आभा एक गंदे भूरे रंग में बदल गई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ सुना या सूंघा, कुछ नहीं, उसने धीरे से और जोर देकर कहा, एक अजीब सी बदली हुई आवाज में, जिसमें किसी तरह थोड़ी सी अवज्ञा का भाव भी था। मैं तो बस चारों ओर देख रहा था। अपने सवालों में जल्दबाजी करना हमेशा ही गलत होता है। फिर उसने अचानक थोड़ी सी कोशिश के साथ अपनी स्वाभाविक आवाज में कहा, क्या आपके पास माचिस है बॉस सिम्पसन? और गाना शुरू करने से ठीक पहले आधा भरा हुआ पाइप सुलगाने लगा। बिना एक शब्द बोले वो फिर से आग के पास बैठ गए। डिफेगो ने करवट बदली ताकि वो हवा की दिशा में मुंह कर सके। ये कोई नौसिखिया भी समझ सकता था। डिफेगो ने सुनने और सूंघने के लिए अपनी करवट बदली।
बस सुनने और सूंघने के लिए। और चूंकि अब उसका मुंह झील की तरफ और पीठ पेड़ों की तरफ थी, इसीलिए जाहिर था कि जंगल में ऐसा कुछ नहीं था जिसने उसके अद्भुत रूप से प्रशिक्षित मन को इतनी अजीब और अचानक चेतावनी दी हो। मुझे कुछ भी गाने का मन नहीं कर रहा, उसने अपने आप ही कहा। वो गाना कुछ ऐसी यादें ताजा कर देता है जो मुझे परेशान करती हैं। मुझे तो इसे शुरू ही नहीं करना चाहिए था। ये मुझे नई नई कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देता है। देखा बॉस, साफ था कि वो आदमी अभी भी किसी गहरी मर्मस्पर्शी भावना से जूझ रहा था। वो बस सबके सामने अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन यह स्पष्टीकरण कि यह सच्चाई का एक अंश मात्र था, एक झूठ था। और वो अच्छी तरह जानता था कि सिम्पसन इससे धोखा नहीं खा रहा था, क्योंकि जब वो वहां खड़ा हवा सूंघ रहा था, तब उसके चेहरे पर जो जहरीला आतंक छाया हुआ था, उसे कोई भी समझा नहीं सकता था। और कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी धधकती आग हो या सामान्य विषयों पर बातचीत, उस कैंप को पहले जैसा नहीं बना सकता था। एक अनजानी भयावहता की छाया, जो नग्न, अगर अनचाही भी हो, एक पल के लिए गाइड के चेहरे और हाव भाव पर कौंधी थी। उसने खुद को अस्पष्ट रूप से इसीलिए ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने साथी तक भी पहुंचाया था। गाइड द्वारा सच्चाई को छिपाने की साफ कोशिशों ने हालात को और भी बदतर बना दिया था। इसके अलावा उस युवक की बेचैनी में और इजाफा यह हुआ था कि उसे सवाल पूछने में कठिनाई हो रही थी, बल्कि यह भी कि वो कोई भी सवाल कर पाना असंभव महसूस कर रहा था। और साथ ही उस डर के कारण के बारे में भी, वो जिसके बारे में वो अनजान था। मूल अमेरिकी लोग, जंगली जानवर, जंगल में लगने वाली आग, ये सब उस डर का कारण नहीं थे। उसने अपनी कल्पना शक्ति से बहुत खोजबीन की, लेकिन अपने मन में उसे इसका कोई कारण नहीं मिला। फिर भी किसी न किसी तरह भीषण आग के सामने तंबाकू पीने, बातचीत और खुद को सेंकने के एक लंबे दौर के बाद, वो साया जो अचानक उनके शांत कैंप पर छा गया था, धीरे धीरे कम होने लगा। शायद डिफेगो की कोशिशों ने या उसके शांत और साधारण व्यवहार की वापसी ने इसे संभव बनाया। शायद सिम्पसन ने खुद इस घटना को कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था, या शायद जंगल की ऊर्जादायक हवा अपने साथ इसका इलाज करने की शक्ति लेकर भी आई थी। कारण जो भी हो, तात्कालिक भय का वो एहसास उतने ही रहस्यमयी तरह से गायब हो गया जैसे कि वो आया था, क्योंकि उसके बढ़ने का अब कोई कारण नहीं था। सिम्पसन को लगने लगा कि उसने खुद ही अपने मन में किसी बच्चे की तरह बिना वजह के खौफ को घुसने की इजाजत दे दी है। अपने इस डर की वजह उसे कुछ अपने मन की अवचेतन उत्तेजना भी लगी, जो इस विशाल जंगली परिदृश्य ने उसके खून में पैदा की थी। कुछ इस एकांत का जादू और कुछ उसका जरूरत से ज्यादा थका हुआ होना। गाइड के चेहरे का वो पीलापन, जाहिर है उसे समझना बेहद मुश्किल था। फिर भी ये किसी आग की रोशनी के प्रभाव या उसकी अपनी कल्पना के कारण तो हो सकता था। उसने इसे संदेह का लाभ दिया। आखिरकार वो स्कॉटिश था। जब कोई असामान्य भावना उमड़ते हुए मन में मिट जाती है, तो मन हमेशा ही उसके कारणों को समझाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लेता है। सिम्पसन ने आखिरी पाइप सुलगाया और मन ही मन हंसने की कोशिश की। स्कॉटलैंड पहुंचकर ये एक अच्छी कहानी बन सकती थी। उसे एहसास नहीं था कि यह हंसी इस बात का संकेत थी कि उसकी आत्मा के किसी कोने में अभी भी आतंक छिपा बैठा है। दरअसल ये उन जाने पहचाने संकेतों में से एक था, जिनमें एक गंभीर रूप से डरा हुआ इंसान खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी आतंकित नहीं है। हालांकि डिफेगो ने वो धीमी हंसी सुनी
और आश्चर्य से ऊपर देखा। दोनों आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े होकर सोने से पहले अंगारों को लात मार रहे थे। 10 बज रहे थे। यह वक्त शिकारियों के जागने के लिए मुफीद नहीं था। तुम्हें क्या गुदगुदा रहा है बॉस सिम्पसन? उसने अपने साधारण स्वर में मगर गंभीरता से पूछा। मैं उस समय घर पर हमारे छोटे छोटे जंगलों के बारे में सोच रहा था। सिम्पसन हकलाते हुए बोला, वापस उसी मुद्दे के बारे में सोचते हुए जो उसके दिमाग पर हावी था, और सवाल से चौंक गया। मैं उसकी तुलना इन सब से कर रहा था। और उसने झाड़ियों की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ घुमाया। इसके बाद एक ठहराव आया जिसमें दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी बॉस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस पर हंसता नहीं। डिफेगो ने सिम्पसन के कंधे के ऊपर से परछाइयों में देखते हुए कहा, वहां ऐसी जगहें हैं जहां कोई कभी नहीं देखेगा और कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो सकता है। क्या? इतना बड़ा? और कहां तक? डिफेगो ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो भी बेचैन हो गया। युवा सिम्पसन समझ गया कि इतने बड़े इलाके में जंगल की ऐसी गहराइयां भी हो सकती हैं जिनके बारे में दुनिया में कभी पता ही नहीं चलेगा, और न ही वहां कभी किसी के कदम पड़ेंगे। यह विचार उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऊंची आवाज में खुशी से उसने सुझाव दिया कि सोने का समय हो गया है, लेकिन गाइड वहीं रुका रहा। अलाव में छेड़खानी करता रहा, पत्थरों को बेवजह यहां वहां रखता रहा, और ऐसे दर्जनों काम करता रहा जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। जाहिर है वो कुछ कहना चाहता था, फिर भी उसके लिए यह मुश्किल हो रहा था। बॉस सिम्पसन, कहो, उसने अचानक कहा, जैसे ही चिंगारियों की आखिरी बौछार हवा में उठी। तुम्हें कुछ भी महक नहीं आ रही है ना? कुछ खास नहीं? मेरा मतलब। सिम्पसन को एहसास हुआ कि इस साधारण से सवाल ने उसके मन में एक बेहद गंभीर विचार को छुपा रखा था। उसकी पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। जलती हुई लकड़ी के सिवा तो कुछ नहीं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया और फिर से अंगारों पर लात मारी। और शाम को तुम्हें भी कोई गंध नहीं आई ना? कुछ भी नहीं? गाइड ने अंधेरे में उसे देखते हुए पूछा। कुछ भी असामान्य नहीं बॉस, किसी ऐसी चीज से एकदम अलग जो तुमने पहले कभी सूंघी हो। अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं, उसने आक्रामक होकर थोड़ा गुस्से से जवाब दिया। डिफेगो का चेहरा साफ हो गया। बढ़िया है बॉस, सुनकर अच्छा लगा, उसने राहत भरी आवाज में कहा। और तुमने डिफेगो? सिम्पसन ने तेजी से पूछा, और उसी पल उसे अपने सवाल पर पछतावा हुआ। अंधेरे में वो कनेडियन पास आया। उसने सर हिलाया। लगता तो नहीं बॉस, उसने कहा, हालांकि बिना किसी दृढ़ विश्वास के। शायद ये मेरे उस गाने की वजह से हुआ होगा। ये वो गाना है जो लकड़ी काटने वाले कैंपों और ऐसी ही भूली भटकी जगहों पर गाया जाता है जब वो कहीं वेंडिगो को चकमा देकर तेजी से यात्रा करते हैं। और ये वेंडिगो क्या है, जरा बताना तो? सिम्पसन ने झट से पूछा, चिढ़कर, क्योंकि वो दोबारा अचानक अपनी नसों में आई उस सिहरन को रोक नहीं पाया। वो जानता था कि वो उस इंसान के मन में बैठे आतंक और उसके कारण को जानने के करीब था। फिर भी एक तेज भावुक जिज्ञासा ने उसके फैसले लेने की क्षमता और उसके डर पर काबू पा लिया। डिफेगो तेजी से मुड़ा और उसे ऐसे देखा जैसे वो अचानक चीखने वाला हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर मुंह खुला का खुला था। फिर भी उसने बस इतना कहा, या यूं कहें कि फुसफुसाया, क्योंकि उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। बस इतना, ये कुछ नहीं है,
कुछ नहीं, बस उन्हीं घटिया लोगों का विश्वास जब वो जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं। एक तरह का बहुत बड़ा जानवर जो दूर जंगलों में रहता है, बिजली की तरह तेज और जंगल की किसी भी चीज से बड़ा और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बस इतना ही। ये कहते हुए उसने अपना सर उत्तर की ओर झटका। पुराने ग्रामीण जंगलों का बस एक अंधविश्वास, यही ना? सिम्पसन ने जल्दी से तंबू की ओर बढ़ते हुए कहा, ताकि गाइड का हाथ छुड़ा सके जो उसकी बाह पर जकड़ा हुआ था। चलो यार, भगवान के लिए जल्दी करो और लालटेन जलाओ। अगर कल सूरज के साथ उठना है तो हमारे बिस्तर में होने और सोने का वक्त हो गया है। आ जाओ। गाइड उसके पीछे पीछे आ रहा था और थोड़ी देर बाद वो लालटेन लेकर प्रकट हुआ और उसे तंबू के सामने वाले खंभे में लगी एक कील से लटका दिया। उसके ऐसा करते ही सैकड़ों पेड़ों की परछाइयां तेजी से अपनी जगह से हट गईं और जब वो रस्सी पर लड़खड़ाते हुए तेजी से अंदर की ओर कूदा तो पूरा तंबू ऐसे कांप उठा मानो हवा का कोई झोंका उसी पर आ गिरा हो। दोनों आदमी बिना कपड़े बदले मुलायम बलूत की टहनियों से बने अपने बिस्तरों पर, जो बड़े ही समझदारी से बिछाए गए थे, लेट गए। अंदर सब कुछ गर्म और आरामदायक था, लेकिन बाहर पेड़ों की भीड़ भाड़ वाली दुनिया उनसे सटी हुई थी, अपनी लाखों परछाइयों को जमाती हुई और विशाल जंगल के सागर के सामने एक छोटे से सफेद खोल की तरह खड़े छोटे से तंबू को दबाते हुए। हालांकि अंदर दो एकाकी आकृतियों के बीच एक और साया दबा हुआ था, जो रात का साया नहीं था। यह उस अजीब डर की छाया थी जिसे कभी पूरी तरह से भगाया नहीं गया था, जो अचानक डिफेगो पर उसके गाने के बीच में आ गिरा था। और सिम्पसन, जब वो वहां लेटा हुआ तंबू के खुले पर्दे से अंधेरे को देख रहा था, नींद की सुगंधित गहराइयों में डूबने को तैयार, उसने पहली बार उस अनोखी और गहन शांति का अनुभव किया जो एक आदिम जंगल में होती है, जब हवा नहीं चलती और रात में एक भार और कुछ ऐसा होता है जो आत्मा में प्रवेश करके उसके चारों ओर एक पर्दा सा बांध देता है। फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कम से कम उसे तो यही लग रहा था। फिर भी यह सच था कि तंबू के दरवाजे के ठीक बाहर पानी की लहरें उसकी धीमी होती धड़कनों के साथ समय की ताल मिला रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो आंखें खोले लेटा हुआ है और छोटी छोटी लहरों की छप छप और कलकल के बीच एक और आवाज ने चालाकी से और कोमलता से अपना परिचय दिया था, और इससे पहले कि वो समझ पाता कि आवाज क्या है, इसने उसके अंदर दया और डर के भाव जगा दिए थे। उसने ध्यान से सुना, हालांकि पहले तो बेकार, क्योंकि उसका अपना बहता हुआ खून उसके कानों में बहुत जोर से बज रहा था। उसने सोचा, यह आवाज झील से आ रही है या जंगल से? तभी अचानक दिल की धड़कनों के साथ उसे एहसास हुआ कि वो तंबू में उसके पास ही है। और जब उसने अच्छे से सुनने के लिए करवट बदली तो उसने साफ तौर पर खुद को 2 फीट से भी कम दूरी पर केंद्रित कर लिया। यह रोने की आवाज थी। डिफेगो अपनी टहनियों के बिस्तर पर अंधेरे में ऐसे सिसक रहा था मानो उसका दिल टूट जाएगा। जाहिर है उसने अपने मुंह में कंबल ठूंसे हुए थे ताकि उसकी आवाज दबी रहे। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, सिम्पसन की पहली अनुभूति मार्मिक कोमलता की एक लहर थी। उनके आसपास के वीरानेपन के बीच सुनाई देने वाली इस अंतरंग मानवीय ध्वनि ने उसके अंदर करुणा जगा दी। यह कितना बेतुका था, दयनीय रूप से कितना बेतुका और कितना बेकार। इस विशाल और क्रूर जंगल में आंसू किस काम के? उसे मध्य अटलांटिक में रोते हुए एक छोटे बच्चे की याद आई। फिर जाहिर है
और अधिक गहराई से समझने और जो कुछ हुआ था उसकी याद आने पर उस पर भय का आक्रमण हुआ और उसका खून ठंडा पड़ गया। डिफेगो, उसने जल्दी से फुसफुसाया, क्या बात है? उसने अपनी आवाज बेहद धीमी रखने की कोशिश की। क्या तुम दर्द में हो या कोई परेशानी? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें अचानक बंद हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। डिफेगो के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तुम जाग रहे हो? उसे लगा कि वो आदमी नींद में रो रहा है। या फिर तुम्हें ठंड लग रही है? उसने देखा कि डिफेगो के पैर, जो खुले थे, तंबू के मुंह से बाहर निकल आए थे। उसने अपने कंबल की एक और तह उन पर बिछा दी। गाइड शायद अपने बिस्तर पर फिसल गया था और ऐसा लग रहा था जैसे डालियां उसके साथ ही घसीट ली गई हों। वो डिफेगो को वापस ऊपर खींचने में डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जाग न जाए। उसने धीरे से एक दो अनिश्चित सवाल पूछे, लेकिन कई मिनट इंतजार करने के बावजूद ना तो कोई जवाब आया और न ही कोई हलचल दिखाई दी। कुछ देर बाद उसे अपनी नियमित और धीमी सांसें सुनाई दी और फिर से उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर लगातार उठती और गिरती आवाजें महसूस की। अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना, या मैं कुछ कर सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत जगा देना, ठीक है डिफेगो? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वो लेट गया, सोचता रहा कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। डिफेगो बेशक नींद में रो रहा था, कोई ना कोई सपना उसे परेशान कर रहा था। फिर भी वो जीवन भर उन सिसकियों की आवाज और उस एहसास को भूल नहीं पाएगा कि वो भयानक जंगल उन्हें सुन रहा है। उसका अपना मन काफी देर तक हाल ही में हुई घटनाओं में उलझा रहा, जिनमें से एक ने बड़ी रहस्यमय जगह ले ली थी। और हालांकि उसकी बुद्धि ने सभी अनचाहे सुझावों को सफलतापूर्वक खारिज कर दिया, फिर भी बेचैनी की एक अनुभूति बनी रही, जो बाहर आने का विरोध कर रही थी। बहुत गहरी बैठी हुई, असामान्य से भी कहीं ज्यादा अजीब। लेकिन अंततः नींद सभी भावनाओं से बड़ी साबित होती है। उसके विचार फिर से भटकने लगे। वो वहां किसी टोस्ट की तरह गर्म, बेहद थका हुआ पड़ा रहा। रात उसे सुकून दे रही थी, यादों और चिंता की धार को कुंद कर रही थी। आधे घंटे बाद वो अपने आसपास की बाहरी दुनिया की हर चीज से बेखबर हो गया। फिर भी इस मामले में नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जो हर चीज को छुपा रही थी, उसकी चेतावनी देती नसों को शांत कर रही थी। जैसे कभी कभी किसी बुरे सपने में घटनाएं एक दूसरे के बाद घटती जाती हैं, जो कि हालात को निश्चय ही एक भयानक वास्तविकता की ओर ले जाती हैं। फिर भी कोई अलग अजीब बात इस पूरे प्रक्रम को अधूरेपन और भुलावे की ओर ले जाती है। उसी तरह अब जो हुआ, जो कि शर्त या हुआ था, मन को किसी न किसी तरह यह विश्वास दिला रहा था कि भ्रम की हालत में उसके दिमाग से कुछ गलती हो गई थी। उन्होंने कुछ अनदेखा कर दिया था, जो कि सिर्फ आधा सच था। हर एक सोए हुए इंसान के मन के पीछे कुछ होता है, जो जागता रहता है, जो उनके फैसले लेने की क्षमता को यह भुलावा देता है कि यह सब पूरी तरह से असली नहीं है। जब तुम जागोगे तो जरूर समझ जाओगे। और एक तरह से सिम्पसन के साथ ऐसा ही हुआ। ये घटनाएं अपने आप में पूरी तरह से अकथनीय या अविश्वसनीय नहीं थी, फिर भी उन्हें देखने और सुनने वाले व्यक्ति के लिए वो अलग अलग घटनाओं का एक ठंडा, भयावह क्रम बनी रही, क्योंकि वह छोटा सा टुकड़ा जो पहेली को सुलझा सकता था, छिपा हुआ था या उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। जहां तक उसे याद है, ये एक बेचैनी भरी हलचल थी, जो तंबू के खुलन की ओर दौड़ती हुई आ रही थी। इसी ने उसे सबसे पहले जगाया
और उसे एहसास दिलाया कि उसका साथी उसके बगल में सीधा जगह बैठा है, कांपता हुआ। घंटों बीत गए होंगे, क्योंकि भोर की हल्की सी किरणें ही थीं जो कैनवस पर उसकी रूपरेखा को उजागर कर रही थीं। इस बार वो आदमी रो नहीं रहा था, वो पत्ते की तरह कांप रहा था। ये कंपकपी उसने कंबलों के पार अपने पूरे शरीर में साफ महसूस की। डिफेगो सुरक्षा के लिए उसके पास सिमट गया था, उस चीज से दूर हट रहा था जो छोटे से तंबू के खुलन के पास छिपी हुई लग रही थी। इसके बाद सिम्पसन ने ऊंची आवाज में कोई ना कोई सवाल पूछा। हड़बड़ा कर जागने की वजह से उसे ठीक से याद ही नहीं रहा कि उसने क्या पूछा था, और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चारों ओर एक भयानक माहौल और सच्चे दुस्वप्न का एहसास छाया हुआ था, जिससे हिलना डुलना और बोलना सब कुछ मुश्किल हो रहा था। शुरू में तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहां है। दिन भर लगाए गए पुराने कैंप में या एबरडीन में अपने घर के बिस्तर में, ये उलझन बड़ी परेशान करने वाली थी। और फिर अचानक, लगता है उसके जागने के साथ ही, बाहर भोर का गहरा सन्नाटा एक बेहद अनोखी आवाज से टूट गया। यह बिना किसी चेतावनी या आने वाली आवाज के आई, और यह बेहद भयानक थी। सिम्पसन ने बताया कि यह एक आवाज थी, शायद किसी इंसान की, कर्कश मगर दुखी, एक शिकायती लहजे में। तंबू के बाहर जमीन पर नहीं, बल्कि ऊपर से एक धीमी गरजती हुई आवाज जो बहुत तेज थी और किसी अजीब तरह से बेहद मर्मस्पर्शी और मोहक रूप से मधुर भी। ये आवाज 3 अलग अलग और खास स्वरों में चीखों में गूंजी, जो किसी अजीब तरह से उस गाइड के नाम से मिलती जुलती थी, जो थोड़ा अजीब था फिर भी पहचानने लायक। डे फा गो। छात्र मानता है कि वो इसे पूरी तरह से समझा नहीं सकता, क्योंकि ये उसके जीवन में सुनी गई किसी भी आवाज से एकदम अलग थी, और इसमें कई चीजें थीं जिनमें विरोधाभास थे। एक प्रकार की हवादार रोती हुई आवाज, जैसे किसी एकाकी, अदम्य, जंगली और घृणित शक्ति की हो। और इससे पहले कि वो सन्नाटे की गहरी खाइयों में वापस गिरता, उसके बगल में खड़ा गाइड एक अस्पष्ट लेकिन जवाबी चीख के साथ उछल पड़ा। वो तंबू के खंभे से जोर से टकराया, जिससे पूरा ढांचा हिल गया, और जगह पाने के लिए उसने बेतहाशा अपनी बाहें फैला दी और अपने पैरों को कंबलों से तेजी से छुड़ाया। एक, शायद 2 पल के लिए वो दरवाजे के पास सीधा खड़ा रहा। उसकी आकृति भोर की पीली रोशनी में धुंधली पड़ गई। फिर एक तेज गति से, इससे पहले कि उसका साथी उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ा पाता, वो कैनवस के फ्लैप्स के बीच से तेजी से निकल गया और चला गया। और जैसे ही वो गया, इतनी आश्चर्यजनक तेजी से कि उसकी आवाज दूर से धीमी पड़ती सुनाई दे रही थी। उसने दर्द भरे आतंक के स्वरों में जोर से पुकारा, जिसमें एक अजीब से आनंद के उन्मादी उल्लास जैसा भाव भी था। ओह, ओह, मेरे जलते हुए पैर, मेरे जलते हुए पैर, ओह, ये ऊंचाई, ये रफ्तार, ओह मेरे पैर। और फिर दूरी ने उस आवाज को जल्दी ही दफना दिया, और भोर की गहरी खामोशी पहले की तरह जंगल पर छा गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ था कि अगर उसके बगल में खाली बिस्तर ना होता, तो सिम्पसन लगभग यही मान लेता कि यह नींद से उपजी किसी बुरे सपने की याद है। वो अभी भी उस गायब शरीर का गर्म दबाव अपने शरीर के आसपास महसूस कर रहा था। वहां मुड़े तोड़े कंबलों का ढेर लगा था। तंबू अभी भी उस आदमी की पैदा की गई
बेतहाशा हलचल के जोर से कांप रहा था। अजीबोगरीब शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मानो वो उन्हें दूर से सुन रहा हो। अचानक किसी आहत मन की अजीब बेकाबू भाषा, इसके अलावा सिर्फ देखने और सुनने की इंद्रियां ही उसके दिमाग को असामान्य बातें नहीं बता रही थी। क्योंकि जब वो आदमी रो रहा था और भाग रहा था, तब भी उसे एहसास हुआ कि एक अजीब सी मगर तीखी हल्की बदबू तंबू के अंदर फैल रही है। और ऐसा लग रहा था कि इसी वक्त जब उसकी चेतना ने उसे होश में लाया कि उसके नथुने इस नाबर्दाश्त बदबू को उसके गले में उतार रहे थे, उसने हिम्मत जुटाई, जल्दी से अपने पैरों पर उछला और बाहर निकल आया। पेड़ों के बीच से ढलती भोर की धुंधली रोशनी ठंडी और टिमटिमाती हुई दृश्य को बखूबी उजागर कर रही थी। उसके पीछे ओस से भीगा हुआ तंबू खड़ा था। गरम काली सलेटी राख, अभी भी गरम, धुंध की परत के नीचे सफेद झील, उसमें से ऊन में लिपटी चीजों की तरह गहरे रंग के द्वीप, और झाड़ियों के बीच खाली जगहों में बर्फ के टुकड़े। सब कुछ ठंडा, स्थिर, सूरज के उगने का इंतजार कर रहा था। लेकिन गायब हुए गाइड का कहीं कोई निशान नहीं। बेशक वो अभी भी जमे हुए जंगलों में शायद उन्मत्त गति से आगे बढ़ता जा रहा होगा। गायब होते कदमों की आहट भी नहीं थी, न ही मरती हुई आवाज की वो गूंज। वो जा चुका था पूरी तरह से। अपनी अत्यधिक मानसिक बेचैनी के बावजूद सिम्पसन ने इस बदबू की प्रकृति को समझने और उसे परिभाषित करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी मायावी गंध का पता लगाना जो अवचेतन रूप से तुरंत पहचानी ना जा सके, इंसानी मन की एक बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, और वो इसमें असफल ही रहा। इससे पहले कि वो उसे ठीक से पकड़ पाता या नाम दे पाता, वो बू गायब हो गई। यहां तक कि उसे थोड़ा बहुत समझाना भी बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि ये किसी भी ऐसी गंध से अलग थी जिसे वो जानता था। तीखी, बल्कि शेर की गंध जैसी, वो सोचता है, फिर भी नरम और पूरी तरह से नाबर्दाश्त नहीं, जिसमें कुछ लगभग मीठा सा है, जो उसे सड़ते हुए बगीचे के पत्तों, मिट्टी और असंख्य अनाम सुगंधों की याद दिलाता है, जो मिलकर एक बड़े जंगल जैसी गंध बनाते हैं। फिर भी शेरों की गंध वो बात है जिसके साथ वो आम तौर पर सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करता है, और फिर वो गंध पूरी तरह से गायब हो गई, और सिम्पसन ने खुद को आग की राख के पास विस्मय और एक मूर्खतापूर्ण डर की हालत में खड़ा पाया, जिसने उसे किसी भी घटित होने वाली चीज का असहाय शिकार बना दिया था। अगर किसी छछूनर ने अपना नुकीला थूथन किसी चट्टान पर टिका दिया होता, या कोई गिलहरी उसी पल किसी पेड़ की छाल पर रेंग कर नीचे उतर आती, तो वो शायद बिना किसी हलचल के गिरकर बेहोश हो जाता, क्योंकि उसे इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी और बाहरी भयावहता की छुअन महसूस हो रही थी, और उसकी बिखरी हुई ताकत को अभी तक आत्मसंयम से लड़ने की एक निश्चित हालत में खुद को इकट्ठा करने का वक्त नहीं मिला था। हालांकि कुछ हुआ नहीं। हवा का एक तेज झोंका उस धीरे धीरे जागते हुए जंगल में बह रहा था, और यहां वहां कुछ मेपल के पत्ते कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। आसमान अचानक काफी हल्का हो गया। सिम्पसन ने अपने गालों और खुले सर पर ठंडी हवा महसूस की। उसे एहसास हुआ कि वो ठंड से कांप रहा है, और काफी कोशिश करने के बावजूद उसे ये पता चला कि वो झाड़ियों में अकेला है, और उसे अपने लापता साथी को ढूंढने और उसकी मदद करने के लिए तुरंत कुछ करने की जरूरत है।